जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है टर्किश इन्वेजन से इंडिया में। एंड दिस टर्किश इन्वेजन और कन्क्वेस्ट मेनली टुक प्लेस फर्स्ट बाय महमूद गजनी एंड देन बाय मोहम्मद घौरी। तो ये जो टर्किश इन्वेजन की जो कहानी है, मतलब कि दिस इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द हिस्ट्री और द पॉलिटिकल सिचुएशन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन सेंट्रल एशिया। ठीक है दोस्तों, देखिए हुआ ये था कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद प्रॉफिट, अरबियन रीजन इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रोथ ऑफ इस्लाम। तो अरबियन रीजन में जो अब्बासिद डायनेस्टी पावर में आया था, अब्बासिद डायनेस्टी के जो रूलर थे, दे इमर्ज्ड एज द खलीफा of the entire Islamic world. So this Abbasid Caliphate came to be established in Arab between 7th and 10th century AD. Between 7th and 10th century AD. ठीक है। और इस टाइम पीरियड में, मतलब अब्बासिद खलीफेट के टाइम पीरियड में अरब की काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी। बेसिकली उस टाइम पे जो अब्बासिद रूलर्स थे, दे वर वेरी मच प्रोग्रेसिव इन नेचर, और बहुत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी अरब रीजन में। तो हुआ ये था कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे जो कि इंडिया से या फिर यूरोप से, खासकर ग्रीस और रोम से, ये जो स्कॉलर्स थे, उनको जो स्टेबिलिटी और जो सिक्योरिटी मिली थी अरब रीजन में, तो वो माइग्रेट करके चले गए थे। और इसी वजह से अरब रीजन में हमें देखने को मिलता है उस टाइम पे देयर वाज इमर्जेंस ऑफ अरेबियन साइंस। तो ये जो अरेबियन साइंस होता है वो बेसिकली इज नॉट ओरिजिन ऑफ अरब, राइट। वो ये बेसिकली वो ये थे कि जो यूरोप और इंडिया से जो स्कॉलर्स गए हुए थे अरब रीजन में, उसी इंडियन एंड यूरोपियन साइंस को अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा था, एंड दैट इमर्ज्ड आउट एज द अरेबियन साइंस। एंड ये दिखाता है कि अरब रीजन में उस टाइम पे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही थी, और इट वाज काफ़ी, आई मीन इट वाज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव इन नेचर एट दैट टाइम। लेकिन ये जो अब्बासिद खलीफेट होता है, इसकी डिक्लाइन होने लगता है फ्रॉम 10th सेंचुरी एडी, राइट। एंड इसी टाइम पे क्या होता है कि जब अब्बासिद खलीफेट की ग्रोथ हो रही थी, उस टाइम पे जो टर्क्स थे दे वर एक्चुअली ट्राइबल पीपल, और द टर्क्स पीपल गॉट इस्लामाइज्ड, मतलब क्योंकि वो ट्राइबल लोग थे तो उनका कोई ऑर्गेनाइज रिलीजियन नहीं था। और जब इस्लाम आया टर्किश रीजन में, तो द पीपल रेडिली एक्सेप्टेड द इस्लाम रिलीजियन एंड दे गॉट इस्लामाइज्ड। तो टर्किश लोग पहले तो शुरू में, तो जब अब्बासिद खलीफेट की डायनेस्टी थी, तो उस टाइम पे उसके अंडर द अब्बासिद खलीफेट एज ए कॉमन सोल्जर्स वो लोग अपॉइंट हो रहे थे, एंड दे वर वेरी फेरोशियस और वेरी वॉर efficient in warcraft. That is why they emerged as the protector of Islam. Now protector of Islam means from the other tribal groups in this entire Central Asian region, राइट। और जब इस टाइम पे ये जो अरब इस्लामाइजेशन चल रहा था टर्किश लोगों की, उसी टाइम पे पर्शिया में, जो कि मॉडर्न डे ईरान है, वहां पे सफाविद डायनेस्टी की एस्टेब्लिश हो चुकी थी, राइट। तो Safavid dynasty, which emerged as a Shia majority people, they came in Persia and in Turkey, and in Turkey the Turkish people, they become powerful, और उसी में से एक जन जो महमूद थे उनके ग्रोथ होती है, और वहां पे राइज ऑफ गजनविद टुक प्लेस। तो गजनविद के जो रीजन है दैट केम टू बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान रीजन। अफगानिस्तान और ईरान के इस रीजन पे गजनविद की एस्टेब्लिशमेंट होती है, और यहीं से आते हैं महमूद गजनी, जो कि इंडिया में इन्वेड करते हैं। तो देखिए महमूद गजनी की जो इंडिया में इन्वेजन था, वो बेसिकली 1001 से लेकर के 1027 एडी, इस बीच महमूद गजनी ने 17 बार इंडिया में इन्वेड किए थे। But every time he had come to India, he plundered many places of India and he went back to Ghaznavid region, right? तो इसमें से कुछ बैटल थोड़ा सा पॉपुलर है, फेमस है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि 1001 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ वेइंग होता है। वहां पे इस पे जो हिंदू शाही रूलर जयपाल वॉज डिफीटेड बाय महमूद गजनी। तो जयपाल की डेथ नहीं होती है इस लड़ाई में, लेकिन जयपाल जब वापस आते हैं अपने घर, तो उनको लगता है कि ही हैज डिसग्रेस्ड हिमसेल्फ एंड ही कमिटेड सुइसाइड बाय बाय बर्निंग हिमसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे ही उसके बीच में भी मतलब 1001 और 1008 के बीच में भी
एक दो बार इन्वेजन होता है महमूद गजनी द्वारा, लेकिन 1008 में एक फिर से एक बैटल होता है विच इज ऑल्सो वेरी फेमस, दैट इज सेकेंड बैटल ऑफ वेहिंद, जहां पे हिंदुस्तानी रूलर जो जयपाल की डेथ होती है ना फर्स्ट बैटल में या फर्स्ट बैटल के बाद, उन्हीं का बेटा आनंदपाल ही 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 केम बिफोर महमूद गजनी, और उनके साथ एक लड़ाई होती है जिसमें आनंदपाल का भी डिफीट हो जाता है, ठीक है ना। और फिर फिर बहुत बार ऐसे इन्वेड होने लगता है। 1021 एडी में उनके देयर टेक प्लेस द इन्वेजन ऑफ कालिंजर। अब उस टाइम पे कालिंजर का जो फोर्ट था, कालिंजर फोर्ट वाज वेरी पावरफुल एंड द चंडेल बुंदेलर्स वर रूलिंग इन 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 कालिंजर, राइट। तो यही एकमात्र एक फोर्ट था जो महमूद गजनी के जो फोर्सेस थे उसको रेजिस्ट कर पाया था। अपार्ट फ्रॉम इट ऑल द अदर रीजन्स फेल बिफोर महमूद गजनी। और महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल का भी प्लंडर किया था एंड दैट टुक प्लेस इन 1025 एडी। तो 1001 से लेकर के 1027 एडी तक महमूद गजनी का इन्वेजन चलता रहा इंडिया में, और एक टोटल केओस एंड एनर्की, उस टाइम पे इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी ऐसे था भी नहीं, तो टोटल केओस एंड एनर्की चलता रहा। अब देखिए 1027 एडी के बाद ऑलमोस्ट 150-160 ईयर्स तक इंडिया में कोई भी टर्किश इन्वेजन होता नहीं है, एंड नेक्स्ट टर्किश इन्वेजन होता है थ्रू मोहम्मद घौरी इन द ईयर 1191, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फॉर 170 ईयर्स यहाँ पे कोई टर्किश इन्वेजन होता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इराक और सीरिया में एक और उसी टाइम पे एक पावर की राइज होती है, दैट इज कॉल्ड सेल्जुक डायनेस्टी। सेल्जुक डायनेस्टी की राइज होती है, और महमूद गजनी के जो बेटा था मासूद वाज डिफीटेड बाय द सेल्जुक, राइट। इस वजह से वहां पे और कोई इन्वेजन नहीं होता है। एंड मोर ओवर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहां से इन्वेजन बेसिकली होता था, वहां पे इंडिया में राजपूत लोग पावर में आ चुके थे और राजपूत की राइज हो रही थी। तो इंडिया के जो गेटवे टू इंडिया जिसको कहा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वहां पे एक प्रोटेक्शन मिल गया था। हाउएवर मोहम्मद घौरी के बाद फिर राजपूत की डिफीट भी होने लगती है, वो एक अलग कहानी है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए मोहम्मद घौरी जो होती है उनकी उनकी राइज किस वजह से होता है, किस सिचुएशन में होता है। जब देखिए सेल्जुक की राइज होती है इराक और सीरिया में, ठीक है, और मासूद को डिफीट करने के बाद दे बिकेम वेरी पावरफुल इन दिस रीजन। तो ये अफगानिस्तान ईरान वाला जो पर्शिया वाला जो रीजन है, यहाँ पे दो पावर की राइज होती है, एक होता है ख्वाराजिम और दूसरे होते हैं घुरीद। ये दो पावर की राइज होती है, और दोनों दे वर वेरी मच राइवल टू ईच अदर। तो घुरीद से ही राइज होते हैं मोहम्मद घौरी की, ठीक है ना। तो मोहम्मद घौरी इंडिया में अटैक करते हैं, एंड एट दैट टाइम देयर वाज द रूल ऑफ पृथ्वीराज चौहान, द राजपूत रूलर इन इंडिया। अब देखिए घौरी की जो इंडिया में इन्वेजन है उसमें से ये 3 बैटल बहुत ही फेमस है, दैट इज 1191 वेयर द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई टुक प्लेस व्हेन पृथ्वीराज चौहान एक्चुअली डिफीटेड मोहम्मद घौरी। तो मोहम्मद घौरी को इस लड़ाई में डिफीट हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा था कि मोहम्मद घौरी जो वापस जा रहे हैं और वो कभी वापस नहीं आएंगे, ये एक उनकी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मोहम्मद घौरी जो थे वो उनके लिए ये था कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई था उसमें उन्होंने इंडिया की वॉर स्ट्रेटेजी और इंडिया के वॉर कैपेसिटी के बारे में उनको आइडिया लग गया था, और नेक्स्ट ईयर में वो जब वापस आए तो ही वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड, राइट। सो इन द ईयर 1192 इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद घौरी। अब देखिए एक बहुत बड़ा रीजन ये है पृथ्वीराज चौहान की डिफीट का, वो ये है कि राजपूत लोगों में कोई यूनिटी नहीं थी। थे जयचंद्र, एंड जयचंद्र से पृथ्वीराज चौहान ने हेल्प भी मांगा था, लेकिन उन्होंने हेल्प करने से इनकार कर दिया। और लेकिन 2 साल बाद 1194 में बैटल ऑफ चंदावार होता है, जहां पे जयचंद्र वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद घौरी। तो जयचंद्र के डिफीट के बाद मोहम्मद घौरी का काफी इंडिया के अंदर इंट्रूजन हो चुका था, लेकिन घौरी वापस चले गए सेंट्रल एशिया, जहां पे मोहम्मद घौरी ने फिर से ख्वाराजिम जो रूलर्स थे उनके साथ उनका लड़ाई शुरू हो गया, और वहां पे बाय द ईयर 1206 उनकी डिफीट होती है। लेकिन तब तक इंडिया में देखिए जैसे क्या चल रहा था, जब वो वापस जा रहे थे सेंट्रल एशिया, तो इंडिया में वो 2 जगह पे 2 अपने गवर्नर को छोड़ के गए थे। इन द वेस्टर्न दिल्ली रीजन वो छोड़ के गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड ईस्टर्न जोन में वो छोड़ के गए थे बख्तियार खिलजी।
तो बख्तियार खिलजी जो थे वो अपना इंडिपेंडेंट रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया में। तो बख्तियार खिलजी अटैक बंगाल। उस टाइम पे देखिए बंगाल के रूलर थे सेना डायनेस्टी, और उस टाइम पे अंडर सेना डायनेस्टी लक्ष्मण सेना वाज रूलिंग बंगाल। लक्ष्मण सेना, तो लक्ष्मण सेना की जो कैपिटल था दैट वाज लखनौती, व्हिच इज मॉडर्न डे गोर। ठीक है, अब लक्ष्मण सेना को जब मतलब कि अटैक करते हैं बख्तियार खिलजी, तो लक्ष्मण सेना वहां से चले जाते हैं और वो मॉडर्न डे जो बांग्लादेश है वहां पे चले जाते हैं सोनार गांव में, और वहां से रूल करने लगते हैं। इधर ये बंगाल की जो ये वेस्ट वाला पार्ट है वो बख्तियार खिलजी के कैप्चर में आ जाते हैं, और बख्तियार खिलजी को लगता है कि अब वो आसाम अटैक करेंगे। तो उस टाइम पे जब असम वो अटैक करने वाले थे, ऑन हिज वे ही डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में लोकेटेड था, राइट। एंड द ईयर वाज 1203। 1203 में नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन होती है। अब बख्तियार खिलजी जब असम में इन्वेट करते हैं, उस टाइम पे असम में अहोम, द अहोम्स वर रूलिंग असम, एंड इन द हैंड ऑफ अहोम बख्तियार खिलजी सफर्स अ ह्यूज डिफीट। बाय द ईयर 1204 बख्तियार खिलजी की डेथ हो जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ बाय द ईयर 1206 मोहम्मद घौरी की भी डेथ हो जाती है, जो कि आई मीन आफ्टर ही वाज डिफीटेड बाय द ख्वारिज़्म रूलर्स। अब जब घौरी की डिफीट हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बहुत ही अच्छा काम किया जो कि इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग था। वो ये था कि ही सीवियर्ड ऑल द लिंक फ्रॉम सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स, और इंडिया में वो स्लेव डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट करती है। स्लेव डायनेस्टी विच इज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स उस टाइम पे काफी डिस्टर्ब था, ठीक है ना। और इंडिया के पॉलिटिक्स अगर सेंट्रल एशिया के पॉलिटिक्स से कनेक्टेड रहता तो इंडिया के पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता, और इंडिया में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगले 500 साल के लिए एस्टेब्लिश होने वाला था वो कभी नहीं हो पाता। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा ये था कि इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश, पॉलिटिकल यूनिटी एस्टेब्लिश होने के शुरुआत हो रही थी, और इंडिया में फिर से एक फेज ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस आने वाला था। So this is the story in short about the Turkish conquest in India and the establishment of the Turco-Afghan rulers, that is the Delhi Sultanate in India. So that is all for today. See you in the next video. Thank you.